नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम का नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े थे कि जैव प्रक्रम क्या होता है, इसके मुख्य रूप से कौन कौन से प्रकार हैं। और आज हम लोग उसका पहला प्रकार जो हम लोग पढ़े थे पोषण, तो पोषण के बारे में पढ़ेंगे। वैसे थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ कि जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जिसके बिना कोई सजीव जिंदा नहीं रह सकता, यानी कि सजीवों के अंदर होने वाले वे सभी कार्य जिसके बिना कोई सजीव जिंदा नहीं रह सकता, उन सभी को ही जैव प्रक्रम कहते हैं। और ये कौन कौन से थे, तो श्वसन, पोषण, वहन और उत्सर्जन। इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट है क्लास 10th के सिलेबस के अनुसार वो है पोषण, और इस पोषण को हम लोग आज शुरू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। ये पहला हम लोग टॉपिक पढ़ लेंगे पोषण, उसके बाद फिर है श्वसन, फिर वहन और उत्सर्जन। ये चारों पढ़ करके चैप्टर समाप्त हो जाता है। चलिए पोषण देखते हैं। पोषण होता क्या है। पोषण से रिलेटेड आप शब्द सुने होंगे कुपोषण। कुपोषण में क्या होता है, कुपोषण में जो जीव का शरीर है वो बहुत दुबला पतला हो जाता है, वो कमज़ोर हो जाता है। कुपोषण यानी कि उसको पोषण ठीक से नहीं मिला, उसको पोषण ठीक से नहीं मिला है। कु किसी भी शब्द से पहले लगता है, यानी कि खराब चीज़ को बताता है, तो कुपोषण हो गया, यानी कि पोषण ठीक से नहीं हुआ, खराब हुआ। पोषण मतलब भोजन, भोजन उसको ठीक से नहीं मिल पाया, बहुत ज़्यादा पतला दुबला हो गया, कमज़ोर हो गया। तो इसका कारण है ना कि उसको भोजन ठीक से नहीं मिल पाया, भोजन ठीक से नहीं मिल पाया तो कुपोषण हो गया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं पोषण। तो पोषण क्या होता है। पोषण सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखे हुए हैं, इस चीज़ को देखते हैं। ऊर्जा के स्रोत को भोजन एवं उस भोजन को ग्रहण करके उससे बनने वाले ऊर्जा को शरीर के वृद्धि एवं विकास में उपयोग करना पोषण कहलाता है। ये तो डेफिनेशन हुआ। इसका क्या मतलब है कि हम सभी जितने भी जीव हैं सबको कार्य करने की ज़रूरत होती है, और ये कार्य कैसे कर पाएंगे। कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। को मतलब उन सब जीवों को, वे सब क्या करते हैं, कुछ अकार्बनिक पदार्थ लेते हैं। अकार्बनिक पदार्थ में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, जल लेते हैं, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल होता है। इन चार अकार्बनिक पदार्थों से ही अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। तो वे जीव जो अकार्बनिक पदार्थ हों, मुख्यतः सूर्य का प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की सहायता से यदि भोजन का निर्माण कर लेते हैं तो उन्हें स्वपोषी कहेंगे। इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। इसका उदाहरण सभी हरे पौधे और नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, इसे आमतौर पर शैवाल ही कहा जाता है। कभी कभी आप इसे देखते होंगे अपने घर के आसपास में, जहाँ पानी लगातार गिर रहा होता है वहाँ पर ये उगाते हैं, यानी कि शैवाल। ये भी अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की सहायता से और जल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बना लेता है। वैसे ही सभी हरे पौधे भी अपना भोजन बना लेते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन स्वयं निर्माण नहीं कर सकते, खुद नहीं बना सकते। इसके लिए इन्हें दूसरे जीवों पर, मुख्यतः स्वपोषी जीवों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसका उदाहरण क्या क्या हो सकता है। जैसे हम सब मानव, हम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। कुत्ता, बिल्ली, गाय जो भी है, ये सभी के सभी विषमपोषी पोषण के उदाहरण हैं। अब आप लोग से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि जैसे आपके घर में मम्मी हो सकता है खाना पकाती होगी, तो घर में खाना मम्मी बनाती है, तो क्या मम्मी को हम लोग कह सकते हैं कि स्वपोषी हैं, क्योंकि वो तो खाना खुद ही बनाती है। या होटल में जो कुक होता है तो वो अपना खाना खुद बनाता है, तो क्या उसे स्वपोषी कहेंगे क्या। जी, स्वपोषी उसे नहीं कहेंगे, क्योंकि वो पेड़ पौधों के द्वारा बनाए गए भोजन को पकाते हैं, उसे निर्माण उसका नहीं करते, बल्कि उसे वो पकाते हैं, उस बने बनाए हुए या निर्मित भोजन को पकाने का काम करते हैं। इसलिए उसे स्वपोषी नहीं कहेंगे, वो सब भी विषमपोषी ही हैं। चलिए, अब विषमपोषी पोषण का भी प्रकार होता है क्या। तो जी, इसका भी 3 प्रकार होता है। एक को बोलेंगे प्राणी संपोषण, दूसरे को बोलेंगे मृतोपजीवी पोषण और तीसरे को बोलेंगे परजीवी पोषण। प्राणी संपोषण को ही प्राणी समभोजी पोषण के नाम से भी जाना जाता है। प्राणी समभोजी पोषण किसे कहेंगे, तो प्राणी समभोजी पोषण वैसे जीवों को कहेंगे जो भोजन को पूरी तरह से निगल लेते हैं और उस भोजन का पाचन उसके शरीर के अंदर होता है। इसके उदाहरण क्या हो सकता है, तो हम सभी मानव सब क्या करते हैं, भोजन को पूरी तरह से हम लोग निगलते हैं और उसका पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है। इसलिए हम सभी प्राणी संपोषण के उदाहरण हैं।
इसी तरह से एक जीव होता है अमीबा। अमीबा भी प्राणी संपोषण का उदाहरण है। ये एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसे याद रख लेना। अगर बात करें कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी, जो भी चीज़ है, ये सभी के सभी प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी पोषण के उदाहरण हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं हम लोग परजीवी पोषण। तो परजीवी पोषण किसे कहेंगे? परजीवी पोषण उस तरह पोषण की वह विधि है जिसमें कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर या उस शरीर के अंदर रहकर उस जीव को मारे बिना उससे पोषण प्राप्त करता हो। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण जू, या फिर हमारे शरीर को जो आंत है, आंत में पाया जाता है कुछ छोटे छोटे जीव पाए जाते हैं जिसे हम लोग कहते हैं फीताकृमि। तो ये सब भी परजीवी पोषण का उदाहरण है। पौधों में अमरबेल, अमरबेल का जड़ नहीं होता, वो जिस पेड़ पे उगता है उसी से अपना पोषण को प्राप्त करता है। तो अमरबेल हो गया, फीताकृमि हो गया, एक लीज होता है और जू हो गया, ये सभी परजीवी पोषण के उदाहरण हैं। बात करें अगर मृतजीवी पोषण का, तो कुछ बैक्टीरिया जो है सो मृत कैसे, तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो अपनी भोजन के लिए पूरी तरह से सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं या फिर मृत जीवों पर निर्भर होते हैं। तो इस कारण से उन्हें मृतजीवी पोषण कहा जाता है। मतलब उस प्रकार के पोषण की विधि को मृतजीवी पोषण कहा जाता है। और उस तरह के जीव को जो पूरी तरह से सड़े गले हुए पदार्थ पर निर्भर हैं, उस तरह के जीव को मृतोपजीवी कह सकते हैं। और जो दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं अपने भोजन के लिए और दूसरे जीवों पर चिपके हुए रहते हैं अपने पोषण के लिए, उसे कहेंगे परजीवी पोषण। और जो वैसे जीव जो अपना भोजन पूरी तरह से निगल लेते हैं और उसका पाचन शरीर के अंदर होता है, तो उसे कहेंगे हम लोग प्राणी संपोषण या प्राणी संभोजी पोषण। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग वापस से आते हैं स्वपोषी पोषण में। स्वपोषी पोषण में क्या बताया कि अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। और इस तरह के जीव क्या कहलाएंगे? स्वपोषी जीव कहलाएंगे। और इस तरह की भोजन ग्रहण करने की विधि स्वपोषी पोषण कहलाएगा। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थ को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण वह विधि है, वह तरीका है जिसमें वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, वे क्या करते हैं? वे बाहर से कुछ पदार्थ को लेते हैं। वो कौन कौन से पदार्थ लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 लेते हैं, H2O यानी जल लेते हैं, और उसे थोड़े से सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, और उसमें खुद में क्लोरोफिल होता है। तो इन्हीं 4 चीज़ों की सहायता से वे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और इन 4 चीज़ों के माध्यम से भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। आसान भाषा में, अपने भाषा में याद रखें कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ये किस में होता है? ये हरे पेड़ पौधों में और कुछ नीलहरित शैवाल में होता है। इस विधि से प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन कौन से जीव बना पाते हैं? तो सभी हरे पौधे और कुछ शैवाल इस विधि से अपना भोजन बना पाते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण कुछ हरे पौधों में होता है और कुछ शैवाल में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। इन 4 चीज़ों के माध्यम से वो अपना भोजन बनाते हैं। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, वे जो भी पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से प्राप्त करते हैं, जल को मिट्टी से जड़ों द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, सूर्य का प्रकाश सूर्य से मिल जाता है और क्लोरोफिल उसके पत्ता में ही होता है। इसके माध्यम से जब इन दोनों को क्या किया जाता है कि दोनों को आपस में मिलाया जाता है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, तो इससे इसमें कुछ हाइड्रोजन आकर, कार्बन डाइऑक्साइड में कुछ हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है, जिससे क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, या इसको ग्लूकोज कहेंगे, ग्लूकोज बन जाता है। कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है ग्लूकोज, तो ये बन जाता है। इसके साथ यहाँ से जो जल से जो हाइड्रोजन टूटा था ना, तो इससे ऑक्सीजन भी निर्मित होता है और कुछ जल भी बनता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने चीज़ों की ज़रूरत होती है? 4 चीज़ों की, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इस अभिक्रिया से इधर उत्पाद बन गया, और ये अभिकारक जो था, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरफ ऑक्सीजन की संख्या 2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में 2 और हाइड्रोजन में 1, 3 है। इस तरफ 6 है।
6 यहाँ और 2 यहाँ, 8 और 1 वहाँ 9। ऑक्सीजन की संख्या समान नहीं है। हाइड्रोजन की संख्या अगर देखें तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ 12 है, तो इसका भी संख्या समान नहीं है। तो क्या किया जाता है कि जो भी अभिक्रिया या जो भी समीकरण है, समीकरण में जो अभिकारक हैं और जो उत्पाद बना, दोनों की तरफ परमाणुओं का संख्या समान होना चाहिए। ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, उसके अनुसार इसे संतुलित किया जाता है। समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो चलिए इसे हम लोग संतुलित करने का प्रयास करते हैं। और संतुलित करने का सबसे, इधर हम लोग यहाँ 6 कर लेते हैं। तो अगर यहाँ 6 करते हैं तो 6 दूनी 12 और 12 हो गया, 12 और 6 दूनी 12 और 6 18 हो गया। तो 18 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ अगर हम लोग 12 दूनी 24 हाइड्रोजन कर देते हैं और यहाँ पे भी अगर हम लोग 6 कर देते हैं तो 6 दूनी 12 और 12 24 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या समान हो गया। अब ऑक्सीजन अगर देखें तो यहाँ 12 है और इधर 6 और 6 12 और 6 18 है। तो 18 करने के लिए चूँकि यहाँ 12 हो गया तो और 6 चाहिए, 12 और 2 14 हो गया। अगर हम लोग इसको 6 से गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो गया और 12 24 हो गया। अब इस तरफ देखते हैं, कार्बन की संख्या यहाँ 6 है, इधर 6 है, कार्बन तो संतुलित है। ऑक्सीजन इधर 12 है, 12 इसमें और 12 इसमें, 12 12 24 हो गया ऑक्सीजन। 6 इसमें, 12 इसमें 18 और 6 इसमें 24 हो गया। हाइड्रोजन 24 इसमें, 12 दूनी 24 और 12 इसमें और 12 इसमें, तो 24 हो गया संतुलित। इसे हम लोग कहेंगे ये जल है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे ग्लूकोज कहेंगे, ये ऑक्सीजन है और ये जल है हमारा, ऑक्सीजन है। तो ये समीकरण संतुलित हो गया। यदि आप इस तरह से इतना लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए धन्यवाद।